डबल इंजन सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। क्या कभी गुड्डी देवी, मुन्नी खरवार, हलीमा और माया लोधी ने सोचा होगा कि वे भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठेंगे और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन विभूति उनसे आत्मीयता से संवाद करेंगी? शायद नहीं, लेकिन ये असंभव सा प्रतीत होने वाला सपना आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह के संकल्प और प्रयासों से साकार हुआ। आकांक्षा समिति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत लखनऊ स्थित मसाला मटरे केंद्र की दीदियों को राष्ट्रपति भवन ले जाकर उन्होंने न केवल उन्हें एक ऐतिहासिक अनुभव दिया, बल्कि उन्हें सम्मान और गौरव का ऐसा अवसर प्रदान किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए हैं, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने एक से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आना होगा। उस वक्त हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है, वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई न कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहां खेल होंगे तो ये 591 का जो आपका रिकॉर्ड है और 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़
देंगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर प्रोत्साहन राशि भी 4,38,85,000 रुपये की दी गई है। ये प्रोत्साहन राशि में राशि का महत्व नहीं है, सरकार का खेलों के प्रति रुझान वो महत्वपूर्ण है। और पहले कभी पुलिस एंड फायर गेम्स को देश में बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। हमने हिस्सा लेने की शुरुआत भी 2007 से करी, परंतु ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। हिस्सेदारी की दृष्टि से सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 10,000 खिलाड़ी जहां करीब करीब हिस्सा लेते हैं, वो खेलों में देश का प्रदर्शन पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के लिए बड़े गौरव का हिस्सा होता है। मैं आज ही गृह मंत्रालय में निर्देश देने वाला हूं कि पराक्रम जो आप लोग कर आए हैं, इसकी प्रसिद्धि भी होनी चाहिए और देश की जनता को इसका ढंग से समाचार भी पहुंचना चाहिए। और पुलिस के अलग अलग बलों से जो खिलाड़ी निकले, उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इस सब में हिस्सा लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु अब हमारा ध्यान 29 पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह खेल के साथ जुड़े हमारे सभी बल के अधिकारियों को और खिलाड़ियों को 29 के खेलों का लक्ष्य बनाकर हमने आगे चलना पड़ेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और केवड़िया, ये 3 हिस्सों में बांटकर ये प्रतियोगिताएं होने वाली है। और एक वैश्विक मंच पर, खेलों के वैश्विक मंच पर जब भारत जा रहा है, इस वक्त भारत के खिलाड़ी इसमें जरूर इस प्रकार का प्रदर्शन करें कि वहीं से चर्चा हो कि भारत में खेलों के लिए बहुत पोटेंशियल पड़ा है। और 36 में हम ओलंपिक के लिए भी बिड करने वाले हैं, कॉमनवेल्थ के लिए भी हम बिड कर चुके हैं और एशियाड के लिए भी फिर से बिड कर चुके हैं। ये सारी श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय खेलों की भारत में लाने का प्रयास करने का मकसद ये है कि खेल हमारे देश की जनता का स्वभाव बने, और सिर्फ जनता का नहीं, देश के विभिन्न अंग उपांगों में भी, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, उसमें भी खेल एक नेचर बनना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। यहीं से हार को हजम करने की आदत पड़ती है और यहीं से जीत को प्राप्त करने का जुनून भी मिलता है। अगर जो बच्चा खेलता नहीं है, वो हार से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जो बच्चा हार कर जीत का संकल्प नहीं लेता है, उसको जीतने की आदत नहीं पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको विश्व के कोई सिलेबस में सिखाया नहीं जाएगा। वो सीखने की एक ही जगह है, मिट्टी, खेल का मैदान, और वहीं पर ये मन की रचना होती है और वहीं पर हमें जीतने की आदत पड़ती है। और धीरे धीरे ये स्वभाव हमारे युवाओं का बनना चाहिए। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, इसको भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व स्तर के कोच और हमारी फोर्सेस में जितने भी मेडिकल की टीम है, उनको खेलों से जुड़े रोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, ये दोनों हमें बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की जरूरत है। और कोच हायर करने के लिए मैंने आज सुबह ही खेल मंत्री जी से बात करा है। वो AIPSCB को जरूर भारत सरकार की ओर से मदद करेंगे कि जिसमें हमारे पुलिस और अग्निशमन के खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे कोच उपलब्ध कराए जाए। परंतु यहां
हम सर्विस रूल में भी थोड़ा रिलैक्सेशन देने वाले हैं, रिक्रूटमेंट में भी थोड़ा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। परंतु यहाँ जो सारे सीएपीएफ के मुखिया बैठे हैं, अलग अलग बल के डीजी हैं, उनको मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। कौन हिस्सा लेगा, कौन इतना आगे निकल जाएगा, कौन जीत कर आएगा, वो एक अलग विषय है। मगर हर एक पुलिस कर्मी के लिए खेल स्वभाव बनना चाहिए। हर एक पुलिस के अधिकारी के लिए खेल स्वभाव बनना चाहिए। पुलिस अधिकारी की सुबह अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ परेड से होनी चाहिए और शाम अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ खेलकर होनी चाहिए। ये आदत अगर हम डाल देते हैं तो ढेर सारा तनाव जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण जनरेट होता है, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और हमारे काम में भी बेहतरी आ जाएगी। पिछले वर्ष में गृह मंत्रालय ने कुछ निर्णय भी लिए हैं। प्रतिदिन खेल अभ्यास की व्यवस्था स्ट्रक्चर तरीके से करना, खेलों का चयन जवानों की आयु के हिसाब से करना, प्रतिभा की पहचान के लिए भर्ती नियमों में बदलाव करना, हर बल में कम से कम 25 आउटडोर खेलों की टीमों का गठन करना और सीएपीएफ की संयुक्त टीम बनाकर देश के हर राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की जैसे टीम होती है, हरियाणा की कुश्ती की टीम होती है, हरियाणा की हॉकी की टीम होती है, हरियाणा की गुजरात की क्रिकेट की टीम होती है, इस प्रकार से सीएपीएफ की टीम को संयुक्त रूप से पुलिस की टीम को एक प्रदेश के लेवल की मान्यता देकर राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने की सहूलियत करना। और आप लोगों को आज आनंद होगा, जो प्रपोज स्पोर्ट्स बिल है हमारा, उसमें पुलिस को एक प्रदेश के नाते स्वीकार करने की हमने प्रोविजन कर दिया है, जिससे ये आपका जो फॉर्म है वो सभी राष्ट्रीय खेलों में एक यूनिट के नाते प्रतिभागी बन पाएगा। इससे बार बार हमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा और हर खिलाड़ी को उचित स्तर पर प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा। मित्रों, आज मेरे लिए तो कम से कम बहुत हर्ष का विषय है कि आप इतने ढेर सारे मेडल जीत कर आए हैं और पूरे देश के लिए आनंद का विषय है। हमारे देश में खेलों को विगत 10 साल के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। इसके बजट में लगभग 5 गुना हमने बढ़ोतरी की है। ढेर सारे नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया है। टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत हम लगभग 3000 खिलाड़ियों को आज से ही 36 की तैयारी के लिए 50,000 रुपया प्रति माह देकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स में से भी खिलाड़ियों को चयन करने की प्रक्रिया हमने आगे ली है और इसका परिणाम भी आया है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
खेलना तो स्वभाव होता है, व्यक्ति जीवन तक खेलता रहता है, मगर प्रोफेशनली खेलना बंद करोगे तब भी कोच के लिए आपके पास अपार संभावनाएं जनरेट करने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, गृह मंत्री ये नाते और गृह मंत्रालय की ओर से और देश भर की जनता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं 29 में हम दूसरे तीसरे के लिए लक्ष्य रखकर न रखें। 29 में हमारा पराक्रम ऐसा हो कि पूरा देश हम पर गौरव करे और ये पदक तालिका में आगे जाने की जो हमारा प्रयास है वो हमारी हमेशा की आदत बने। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। चलिए रुक करते अगली खबर का। वाराणसी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, साथ ही राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही दिखेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
उत्प्रेरक यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के तरफ सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान किया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, भारत तेजी से दुनिया के